नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो न्यूज़ में तो हमेशा रहता है, पर शायद हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। हम इसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक पहेली के हिस्से के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कोई आतंकी हमला होता है और उसका असर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से लेकर हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी तक पर पड़ता है। एक अदृश्य सा धागा है जो दुनिया भर की घटनाओं को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। आज हम इसी धागे को सुलझाएंगे। अब इस कनेक्शन को समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें ये देखने में मदद करता है कि हमारी पर्सनल परेशानियां, जैसे असुरक्षित महसूस करना, असल में दुनिया में चल रहे बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों से कैसे जुड़ी हैं। आज हम यही चश्मा पहनकर आतंकवाद को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आतंकवाद को समझने में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है वो है कि आखिर ये है क्या। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस शब्द की कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो। मतलब कमाल की बात है ना, पूरी दुनिया इस बात पर एकमत नहीं हो पाई है कि टेररिस्ट है कौन। एक देश जिसे आतंकवादी कहता है, हो सकता है कोई दूसरा देश उसे स्वतंत्रता सेनानी कहता हो। और परिभाषा का यही झगड़ा आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई को इतना मुश्किल बना देता है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्किंग डेफिनेशन बनाने की कोशिश जरूर की है जो हमें एक बेसलाइन देती है। इसमें 3 मेन बातें हैं। पहली, ये एक क्राइम है, जंग नहीं। दूसरी, इसका मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि लोगों में खौफ पैदा करना है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इस डर का इस्तेमाल किसी सरकार या समाज से अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता है। और देखिए, आतंकवाद को देखने के भी अलग अलग चश्मे हैं। जो पारंपरिक सोच है वो इसे सीधे सीधे इंसानियत पर हमला मानती है, लेकिन एक रैडिकल नजरिया ये भी कहता है कि यह अक्सर किसी बड़े अन्याय या सरकारी हिंसा के रिएक्शन में होता है। और एक तीसरा बहुत जरूरी नजरिया है जो हमें इस बात से सावधान करता है कि हम इससे किसी एक धर्म या कल्चर से जोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि ये कहीं से भी आ सकता है। तो अब जब परिभाषा की पेचीदगियों को हमने थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि आतंक के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि ये कोई एक जैसी चीज नहीं है, इसके कई रूप हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। एक बहुत ही जरूरी फर्क है ऊपर से आतंकवाद और नीचे से आतंकवाद के बीच। ऊपर से आतंकवाद, या जिसे स्टेट टेररिज्म भी कहा जाता है, ये तब होता है जब कोई सरकार खुद अपनी ही जनता को डराती धमकाती है। और इसके ठीक उलट है नीचे से आतंकवाद, जिसके बारे में हम अखबारों में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जहां अल-कायदा जैसे ग्रुप्स सरकार या समाज को अपना निशाना बनाते हैं। और इसके अलावा भी कई तरह के टेररिज्म हैं, जैसे पॉलिटिकल टेररिज्म, जिसका कोई खास राजनीतिक मकसद होता है। फिर आता है ग्लोबल टेररिज्म, जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में होती है, जैसे 9/11 का हमला। जिसे नया आतंकवाद कहते हैं, वो अक्सर धार्मिक कट्टरता से जुड़ा होता है। और एक होता है अर्ध आतंकवाद, जिसमें अपराधी आतंकी तरीकों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि फिरौती जैसा कोई पर्सनल फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कोई आतंकवादी बनता क्यों है? असल में इसके पीछे कोई एक जवाब है ही नहीं। कुछ के लिए ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, दूसरों के लिए ये मामला पूरी तरह से पर्सनल हो सकता है, नफरत, बदला या किसी तरह का ब्रेन वॉश। और कुछ ग्रुप्स के लिए तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, हिंसा का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए। तो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से दुनिया निपट कैसे रही है? चलिए अब उन कोशिशों पर नजर डालते हैं जो आतंकवाद से लड़ने के लिए की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व चीफ कोफी अन्नान ने एक बहुत ही जबरदस्त 5D स्ट्रैटेजी दी थी। देखिए, ये सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ने के बारे में नहीं है। इसका पहला हिस्सा है वजह को खत्म करना, ताकि लोग ये रास्ता चुने ही नहीं। फिर आता है उन्हें रोकने का काम, जैसे उनकी फंडिंग और हथियारों को रोकना। और सबसे जरूरी, इस पूरी लड़ाई में इंसानी हकों का ध्यान रखना, मतलब एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच। और पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने कानूनी मोर्चे पर भी काफी काम किया है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो 1970 से लेकर आज तक टेररिस्ट बॉम्बिंग से लेकर उनकी फंडिंग और यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेररिज्म के खतरे तक, हर पहलू से निपटने के लिए इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं। तो हमने परिभाषा की मुश्किलों को देखा, आतंकवाद के अलग अलग रूपों को समझा, उसके पीछे की वजहें जानी और दुनिया की प्रतिक्रिया को भी देखा।
तो अब सवाल ये है कि इन सब से हम क्या सीख सकते हैं और आगे का रास्ता क्या है? और आखिर में बात बस एक सच पर आकर टिक जाती है, इंसानियत के पास आतंकवाद पर जीत हासिल करने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। ये किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की, पूरी सिविलाइजेशन के भविष्य की लड़ाई है, जिसके लिए सबको साथ आना ही होगा। और मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर आतंकवाद कोई बाढ़ या तूफान जैसी कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और ऐतिहासिक हालातों ने बनाया है, जैसा कि हमारी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें बताती है, तो इसका मतलब क्या ये है कि जिसे बनाया गया है उसे मिटाया भी जा सकता है? अगर हम उन जड़ों तक पहुंच जाएं जहां से ये पनपता है, तो क्या इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।